Good morning, class. So now, today we have to start the new chapter, and it's a new unit also. So as you know, now we are starting the unit number 8. So our last unit number 9 is left only for syllabus, and in unit number 8 two chapters are there, and this chapter 12 is the first chapter of unit number 8. ठीक है, तो इसमें हमें एक चैप्टर एटम्स स्टडी करना है. दिस इज़ नॉट सो लॉन्ग चैप्टर, और इससे बहुत ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं. इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, डेरिवेशंस हैं, बहुत कम है क्योंकि इसका वेटेज ही कम है. एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर को मिलाकर जो वेटेज है दैट इज़ ऑफ 4 और 5 मार्क्स. ठीक है, तो आपको ये चैप्टर जो स्टडी करना है, इसमें कोई भी पोर्शन डिलीटेड सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूक्लियाई का बहुत सारा पोर्शन डिलीटेड सिलेबस में आ रहा है. तो यूनिट नंबर 8 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और ये जो चैप्टर 12 एटम्स है ये फर्स्ट चैप्टर है. तो एटम्स और इसके आगे जो न्यूक्लियाई है आपका, ये दोनों चैप्टर तो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है केमिस्ट्री से. तो केमिस्ट्री आई होप कि 11th का कुछ पोर्शन और 12th का कुछ पोर्शन आपको इसमें बहुत सारा मिलेगा जो इससे रिजेंबल करेगा. तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ मॉडल्स जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, एटम्स की स्टडी के लिए जो मॉडल बनाए गए थे, तो थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, ये सारे अगर आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में तो बहुत अच्छा है. अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो यहाँ पर उसी चीज़ को क्या करना है, रिवाइज़ करना है. कुछ भी न्यू नहीं है इसमें. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट हेडिंग यहाँ लिखा है मैंने थॉमसन्स मॉडल. तो थॉमसन्स मॉडल जो है इस पर स्टार बना रखा है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर स्टार्टिंग बेटर होगा कि हम सबसे पहले हेडिंग से ही करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो सबसे पहले जो एटम की स्टडी के लिए मॉडल बना था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस या फिर जो उसका चार्ज होता है एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसका रीज़न क्या है. तो सबसे पहला जो इसमें मॉडल बना था वो मॉडल थॉमसन्स मॉडल था. और थॉमसन्स मॉडल इसलिए बिकॉज इट इज़ ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ही वॉज जे थॉमसन. तो उन्होंने 1898 में ये मॉडल प्रपोज़ किया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया था. उसके बाद जो रदरफोर्ड का मॉडल आया था वो उसने बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, तो वो वैलिड था इसके बाद में. ठीक है, तो सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल के बारे में आपको लिखना कुछ भी नहीं है और ना ही आपको डायग्राम बनाना है, बस इसको आपको स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है. उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वहाँ से हमें रिटन सिलेबस स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल की स्टार्टिंग में बस इतना ही पता है होना चाहिए आपको कि ये जे थॉमसन ने बनाया था और ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता था, या फिर थॉमसन्स मॉडल का एक अदर नेम भी होता है. थॉमसन्स मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है. प्लम पुडिंग मॉडल, तो प्लम पुडिंग मॉडल इसके शेप की वजह से होता है, इस तरह का ये होता है. इसमें थॉमसन ने जो अपना कॉन्सेप्ट रखा था एटम के बारे में, वो ये कहा था कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. एटम का जो शेप है स्फेरिकल, उन्होंने कहा था कि उस स्फेरिकल शेप में जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से इसमें स्प्रेड रहता है. पूरी तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव जो मैटर का चार्ज है, वो सब जो है इसमें कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे एटम पर. तो ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ कहीं नहीं दिखाया है, लेकिन इस पूरे में माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस तरह से एम्बेडेड होते हैं जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स या फिर पुडिंग के अंदर जो प्लम्स होते हैं जिस तरह से एम्बेडेड रहते हैं, उस तरह का ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एम्बेडेड रहना होता है इस पॉजिटिव मैटर के साथ में. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और मैटर पॉजिटिव, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो एटम पर कोई भी चार्ज नहीं आता है और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल. ठीक है, तो इसके शेप की वजह से, इसकी हाइपोथेसिस की वजह से इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी था. ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ बना रखा है, बट डायग्राम आपको समझाने के लिए है, आपको डायग्राम बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें. तो थॉमसन मॉडल का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर है आपको. लेकिन थॉमसन मॉडल के साथ में ऐसी क्या बातें थीं जिससे वो
कुछ चीज़ों को तो एक्सप्लेन कर पाया, कुछ चीज़ों के लिए वो सही माना गया, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस को उसने सही से एक्सप्लेन किया, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को भी एक्सप्लेन किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसीलिए वो फेल हो गया। तो अगर आपसे थॉमसन्स मॉडल का फेलुअर पूछा जाता है कि क्यों फेल हो गया और क्यों उसके बाद में रदरफोर्ड्स मॉडल आया, और वो रदरफोर्ड्स मॉडल क्यों माना गया, क्योंकि उसने वही चीज़ें एक्सप्लेन करी प्रॉपरली, क्लियरली, जो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो थॉमसन मॉडल के फेलुअर का जो रीज़न था वो 2 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट तो ये था कि जो ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज़ होता है, जैसे हाइड्रोजन या फिर अदर एटम्स में जो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती है, आगे आप पढ़ेंगे, तो उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसी तरह से ये जो मॉडल है ये जो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट है उसका कुछ बेसिक आपको पता होगा कि थिन फॉइल के ऊपर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट हुआ था, उस बम्बार्डमेंट में कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उनकी जो स्कैटरिंग हुई थी, वो जो बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग थी, बहुत दूर दूर जो जा रहे थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, उनको भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उनकी लार्ज एंगल स्कैटरिंग क्यों होती है। तो ये 2 पॉइंट्स जो थे, इन 2 पॉइंट्स में जहाँ पर ये मॉडल फेल हो गया, तो इसके बाद ही फिर रदरफोर्ड का मॉडल बना था। और रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसी के बाद रदरफोर्ड ने अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे। तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको रिटन वर्क, ठीक है। तो थॉमसन्स मॉडल में बस आपको क्या याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने बनाया था, कॉन्सेप्ट क्या था, किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया, प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, और किन चीज़ों में फेल हो गया था, ठीक है। तो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस हेडिंग, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो राइट दिस हेडिंग देयर, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको डायग्राम्स कई बनाने हैं। इसमें सबसे पहले तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे पूछा जाएगा, क्या क्या लिखना होगा आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5 मार्क्स में आ जाता है। इसमें कोई भी रीजनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स बाय अ न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियर, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, वो आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ में एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया गया, एंड कंक्लूजन्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो कुल मिलाकर इसमें 3 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, उसके लिए 3 डिफरेंट डायग्राम्स आर देयर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आंसर में बेटर होगा कि सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करें। मींस व्हाट इज़ एन अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है। तो आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अ हीलियम आयन, हीलियम आयन को अल्फ़ा पार्टिकल बोला जाता है। हीलियम आयन का मतलब क्या हुआ कि हीलियम एटम फ्रॉम विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव। तो उस पर जो 2 पॉजिटिव चार्ज आता है हीलियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बोला जाता है अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया था थिन गोल्ड फॉइल पर। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है दैट इज़ शोन हियर। अगर आपके पास कोई दूसरा डायग्राम भी है तो डजंट मैटर, आप उसको भी बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पर डायग्राम में ये शो करना है कि किस तरह का ये सेटअप है, किस तरह का ये अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होता है इस बॉक्स से। तो ये जो बॉक्स है ये लेड से बना है, एक लेड ब्लॉक है, और लेड ब्लॉक के अंदर ये रखा है सोर्स जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को ओरिजिनेट कराना है, स्टार्ट कराना है उनका मोशन हाई स्पीड के साथ में। तो लेड ब्लॉक बना है और लेड ब्लॉक के अंदर वो सोर्स रखा है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे। और अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलने के बाद में एक ये यहाँ पे नैरो स्लिट दे रखी है। ये नैरो स्लिट इसलिए है कि अल्फ़ा पार्टिकल का एक नैरो बीम बनकर निकले, क्योंकि जितना शार्प और नैरो बीम होगा उतना ही जो पेनिट्रेशन होगा गोल्ड फॉइल के साथ में वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो नैरो बीम यहाँ से निकलता है। इसके सामने ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये है एक गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल पर नैरो बीम क्या करता है, स्ट्राइक।
तो ये नैरो बीम जब गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करेगा तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जिन जिन डायरेक्शंस में स्कैटर होते हैं, जिन डायरेक्शंस में भी जा रहे हैं, उन डायरेक्शंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ पर ये ऊपर एक माइक्रोस्कोप लगा है, यहाँ लिखा है माइक्रोस्कोप, और उसके साथ में माइक्रोस्कोप के ही साथ में यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन इसलिए होता है कि जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल ये इससे टकराते हैं तो माइक्रोस्कोप उसको ऑब्ज़र्व करेगा और जिंक सल्फाइड स्क्रीन की वजह से एक टिनी फ्लैश दिखाई देगी, जिससे पता चल जाएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल इस डायरेक्शन में गए हैं। तो सपोज़ दैट इनिशियल डायरेक्शन ये थी, अगर अल्फ़ा पार्टिकल इस डायरेक्शन में गए हैं तो कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो इसी तरह से एंगल ऑब्ज़र्व किया गया है कि कितने कितने अल्फ़ा पार्टिकल कितना कितना एंगल बना रहे थे। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने एंगल से स्कैटर हैं, 90 से 180 से, या लेस देन 90 हैं या मोर देन 90 हैं, कितने एंगल से वो स्कैटर हो रहे हैं और कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, उससे पता चलेगा कि अगर वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ स्पेस ज़्यादा है, जिस डायरेक्शन में कम जा रहे हैं वहाँ स्पेस कम है। तो उससे एटम के बारे में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हम कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और लिखी है यहाँ पर, वैक्यूम। तो ये पूरा का पूरा जो एपरेटस है वो वैक्यूम में रखा है, वैक्यूएटेड है। तो वैक्यूम का रीज़न क्यों होता है, किसी भी चीज़ को वैक्यूम चैम्बर में क्यों रखा जाता है, ताकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में कॉलिजन ना हो और वो डिस्टर्ब ना कर सकें। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये आपको बनाना है। कोई अदर डायग्राम आपके पास है देन दैट ऑल्सो यू कैन मेक, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसी को आपको क्या करना है, फिर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और साथ साथ वर्किंग भी दे रखी है वो पूरा आपको नोट करना है। तो यहाँ लिखा है द स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द गाइगर मार्स्टन। हाँ, एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए रह गई है कि ये एक्सपेरिमेंट किसकी हेल्प से हुआ था। तो जो रदरफोर्ड का सजेशन रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन उनके दो एसोसिएट्स थे, एच गाइगर और ई मार्स्टन, और ये एक्सपेरिमेंट 1911 में हुआ था अल्फ़ा पार्टिकल्स की हेल्प से। तो इसलिए इसका नाम जो है वो गाइगर मार्स्डन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने निकाली थी, लेकिन उनके जो दो एसोसिएट्स थे उनके साथ में ये वर्क किया गया था, तो उनके नेम पर गाइगर मार्स्डन एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है। तो स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द गाइगर मार्स्डन एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर। और रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, लाइक अब कौन सा सोर्स लिया है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट कराना है, तो फिनोमेना रेडियो एक्टिविटी अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो रेडियो एक्टिव सोर्स, ऐसा आपको अगर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स चाहिए जिससे कि अपने आप से जो एमिशन होता है कुछ पार्टिकल्स का, तो वो सोर्स जिससे कि अपने आप से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एमिट होते रहें। अल्फ़ा पार्टिकल्स की हमें नीड है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का एमिशन उससे खुद होता है। तो ये बिस्मथ है, यहाँ पर 83 VI 214 ले रखा है, इज इनक्लोज्ड इन अ थिक lead block provided with a narrow opening. The alpha particles from this source are collimated in the sense वही है कि यहाँ से originate हो रहे हैं in a narrow beam through a slit. The beam is allowed to fall on a thin gold foil of thickness. ये याद रखिएगा अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आए कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस बहुत कम है, कितनी थिन गोल्ड फॉइल है, तो 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर. The alpha particles scattered in different directions are observed with the help of a rotatable detector. ये जो माइक्रोस्कोप है इसी को रोटेटेबल डिटेक्टर का है। रोटेट हो सकता है क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहे हैं उस डायरेक्शन को एट रैंडम वो कैच कर सके। और इसके साथ में क्या प्रोवाइडेड है, विच कंसिस्ट ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स द स्क्रीन, जैसे ही कोई भी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल स्क्रीन के साथ में स्ट्राइक करता है, अब क्या होता है कि एक टिनी फ्लैश निकलती है और विच कैन बी व्यूड थ्रू द माइक्रोस्कोप, उसको देखा जा सकता है। इन दिस वे द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स कैन बी काउंटेड, क्योंकि हमें उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है कि एंगल कितना है और कितने अल्फा पार्टिकल्स उस एंगल पर जा रहे हैं। द होल एपरेटस इज एनक्लोज्ड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नीड होती है वैक्यूम क्रिएट करने की। ओके, सो ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ में आप देख रहे हैं कि एक ग्राफ बना रखा है।
तो ये ग्राफ किसके बीच में बना है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, जो मैंने अभी कहा था कि कितने पार्टिकल्स और कितने एंगल पर जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स यहाँ लिखा 0, 10, 10⁻², और इस तरह से 10⁸ तक पार्टिकल्स हैं, और कितने कितने एंगल पर हैं। तो अगर हम यहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, तो 0 पे आप देख रहे हैं दोनों एक्सिस का 0 है। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे हम ये इंक्रीज़ करते हैं, तो ये हमारा एंगल आया 45। तो 45 एंगल पे लगभग इतने 10⁴ के आसपास पार्टिकल्स हैं। उसके बाद 90 डिग्री एंगल है हमारा, 90 पे कम हो जाते हैं 10⁻² हैं, 135 पे और कम हो जाते हैं, और 180 पे सिर्फ 10 पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स का नंबर है वो एंगल के साथ में चेंज हो रहा है। तो ये ग्राफ एक प्लॉट कर रखा है। इस ग्राफ से जो ऑब्जर्वेशंस, अब ये एक हेडिंग था क्वेश्चन में, एक पॉइंट था ऑब्जर्वेशंस, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वो आपने कंप्लीट कर लिया। जब हेडिंग आएगा ऑब्जर्वेशंस, तो आपको ये ग्राफ बनाना होगा और ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट्स लिखने होंगे। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से, यहाँ तक आपका फिनिश है। ओके, थैंक यू।